Good morning, everyone. I, Rahul Moria, welcome you all in the online platform of Pharma Aspirant. Today, we are studying one new important chapter, which is related with the pharmaceutical and organic chemistry. In this particular chapter, I will move toward the very important points of the pharmaceutical and organic chemistry. I will not go in very much depth because we are covering all that particular points which are very most commonly asked in the examinations. So today we are going to deliver and we also discussing about some important facts of pharmaceutical and organic chemistry. So again, welcome you all with this new chapter that is pharmaceutical inorganic chemistry. Okay, so in this chapter, pharmaceutical and organic chemistry, today I am discussing some important facts regarding to the some various kinds of agents which are used in different kinds of formulations and preparations and having a different kind of therapeutic applications. Like today we are discussing some gastrointestinal agents, role of electrolytes, some topical agents, some dental products, and some kinds of expectorant inorganic material which is used as the expectorant. तो मोस्ट कॉमनली जब कभी भी आप कोई फॉर्मुलेशंस देखेंगे मार्केट में, सायरप देखेंगे, एलिक्सर्स देखेंगे, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम देखेंगे, तो these kinds of material are very commonly present in that particular formulation. So one by one we are starting this particular agents which are used in various kinds of formulations. So with this we start the discussion about pharmaceutical inorganic chemistry. ओके, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कहा कि हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट डिस्कस करेंगे. तो एक बार पहले हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को यहाँ पे एलेबरेट कर देते हैं, फिर वन बाय वन हम उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज सम काइंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट. हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है दिए हुए हैं विच आर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट विच आर यूज्ड एज अ एंटी एसिड, विच आर यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव, विच आर यूज्ड एज अ कैथार्टिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से हैं जो यूज होते हैं, दैट इज लाइक एसिडिफाइंग एजेंट, which is used as a acidifying agent. First one, इसमें जो हमको यूज करना है. सेकेंड, यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से हैं एसिडिफाइंग एजेंट विच इज यूज्ड एज अ एंटासिड्स. एंड third, we look up towards agent which is used as an protective. And fourth, we're discussing about agent which are used as a cathartics. Okay, so these some kinds of gastrointestinal agents which we are commonly used. तो important thing is that कि जो आपको यहाँ पर समझना है, अगर आपसे पूछा जा रहा है, आपसे अगर एग्जाम में वहां पर पूछ रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स कौन कौन से, तो यहाँ पर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स हैं, बेसिकली जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि दैट इज, अगर आपसे एसिडिफाइंग एजेंट पूछा है तो उसमें से कौन सा आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इज यूज एज एसिडिफाइंग, इट इज यूज एज एंटी एसिड, इट इज यूज एज अ प्रोटेक्टिव, और इट इज यूज एज अ कैथार्टिक. ओके, ये हमको पता होना चाहिए. सेकेंड, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स.
सेकेंड चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज। तो यू मस्ट नो कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज इन व्हाट काइंड ऑफ थेरेपीज। लाइक सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमें पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट थेरेपी है तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है। ओके, सेकेंड अगर हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी में कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं। और थर्ड इज एसिड बेस्ड थेरेपी। एसिड बेस्ड थेरेपी, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में आपको क्लियर पता होना चाहिए कि एंटासिड के एग्जांपल कौन से हैं, प्रोटेक्टिव के, कैथार्टिक्स के। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स में रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन सा यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन थेरेपी में कौन सा यूज हो रहा है, और एसिड बेस्ड थेरेपी में कौन कौन सा यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकल एजेंट्स की। ओके, so if we are talking about the topical agents, तो we must know that कि topical agent ऐसे कौन कौन से हैं, topical agent which are used as a protective की तरह जो यूज होते हैं। सेकंड हमको याद रखना है ऐसे कौन से हैं जो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के मोड पे काम करते हैं। और कुछ पर्टिकुलरली हमको ऐसे देखना है कि स्पेशली इसमें आयोडीन बेस्ड कौन कौन से, आयोडीन प्रिपरेशंस कौन सी हैं जो आयोडीन preparation and some kind of as well as also added halogen preparations जो एज अ टॉपिकल एजेंट यूज होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डेंटल प्रोडक्ट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट वन, नेम ऑफ पॉलिशिंग एजेंट, कौन कौन से हमारे पास पॉलिशिंग एजेंट हैं। ओके, सेकंड चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज डी सेंसिटाइजिंग एजेंट। Most commonly, these kinds of agents are used in formulations, and we are also using very frequently this kind of agent, but we are not much more aware about that. So today we are incorporated in these discussions. So we are familiar as well as these commonly kinds of example are very frequently asked in the examination. So we must know about that particular kind of agent. So in the discussion of dental product, we must know what kind of agents are used in the dental formulations. The first one is polishing agent, as the name indicates, is used for the polishing, and some kind of sensations are there in the teeth and some gums. So we are using some kind of desensitizing agent. That is desensitizing agent. Desensitizing, sorry, desensitizing agent. Okay, and next we talk about some expectorants, most commonly used in preparations of syrup, elixir, which are most commonly used in case of cough and cold. Expectorants, and one more thing is that it is emetics.
तो यहाँ पे हमने दोनों चीज एक साथ ही लिख दी कि वी आर स्टडी अबाउट सम काइंड ऑफ एजेंट विच इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड सम काइंड ऑफ एजेंट विच इज यूज्ड एज अ emetics. And also we are discussing some important antioxidants, some important buffers which are most commonly used in different kind of formulations. Okay, so in this video we are going to discuss about various kind of agents that are inorganic in nature and most commonly used in different kinds of formulations. Okay, so one by one we are starting with this particular discussion of this particular agent. So first of all we start with this gastrointestinal agents. Okay, so our next heading is so okay, so in next we are moving toward the discussion of gastrointestinal agent. Okay, so we will start with the discussion of gastrointestinal agent. तो जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट मींस इसका जो कंसर्न है वो जीआईटी सिस्टम से। तो जीआईटी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जब आप कोई फूड इनटेक कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है जब भी हम फूड से रिलेटेड बात करते हैं तो या तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन की। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है ये इन्हीं दोनों कंसर्न में यूज किए जाते हैं। इन द कंसर्न ऑफ अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है तो उस कंसर्न में यूज होगा, या अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन अगर की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है तो उस कंसर्न में होगा। ठीक है, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि हमको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो जिसमें हम आ जाते हैं कि इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो समझनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर सारे पॉइंट समझने के लिए आई हैव टू ड्रॉ अ सिंपल फ्लो चार्ट सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले एजेंट की बात करते हैं हम, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज एसिडिफाइंग एजेंट। ओके, तो पहले आउटलाइन बना लेते हैं हम कि बेसिकली हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला मैंने कहा था हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट एसिडिफाइंग एजेंट एंड second we are discussing about antacids, and the third one is we are discussing about some important protectives, and fourth we are discussing about cathartics. Okay, so what will be the second is antacid. Okay, and what will be the third? We already discussed in uh, previous one, that is protective. And fourth one which we are cover in this particular lecture, that is cathartic. Okay, so वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम।
डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज एसिडिफाइंग एजेंट। तो जनरली एसिडिफाइंग एजेंट की हम बात करें तो एसिडिफाइंग एजेंट एज द नेम इंडिकेट सच काइंड ऑफ एजेंट विच मेक अ सब्सटेंस एसिडिक। किसी भी चीज को जो एसिडिफाई करे दैट इज नोन एज एसिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, अगर कोई चीज न्यूट्रल है उसमें आप उसको ऐड करेंगे तो वो एसिडिक पीएच की तरफ जाएगा, लोअर पीएच की तरफ जाएगा। कोई चीज बेसिक है उसमें आप उसको ऐड करेंगे तो धीरे धीरे उसका पीएच न्यूट्रल की तरफ आएगा, देन न्यूट्रल से फिर वो एसिडिक की तरफ आएगा। तो मोस्ट कॉमनली वी आर यूजिंग दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली एसिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सेकेंड हम बात कर रहे हैं एंटासिड। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से एंटासिड हम यूज करते हैं। ओके, तो एंटासिड में सबसे पहली बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है दैट इज सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। Okay, this sodium bicarbonate is also known as baking soda। ठीक है, तो कॉमन नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पर दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल यूज एज एंटासिड। थर्ड हम बात कर लेते हैं दैट इज, आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एग्जाम्पल आर इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट, दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज precipitated chalk। Okay, these are also important। Fourth is magnesium carbonate। Fifth is magnesium trisilicate। You must know these are the example of antacid। तो अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ है पूछ रहा है इसमें से कौन सा एंटासिड है या कौन सा एंटासिड नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। याद रखना बच्चों, ये जो कॉमन नेम है इट इज इंपॉर्टेंट। जहां कहीं पे भी एक्स्ट्रा हमारे पास कॉमन नेम आएगा दिस कॉमन नेम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज मेगाल्ट्रेट। इसका जो कॉमन नेम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। एक्चुअली मैंने कॉमन नेम पहले लिख दिया तो यू मस्ट नो अबाउट बिकॉज इट इज मच मोर फैमिलियर बाय दिस कॉमन नेम दैट इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। So these are the antacid which are most commonly used for the prevention in case of acidity। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है तो उस केस में हम जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एंटासिड्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट some important protectives। Okay, so
नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ प्रोटेक्टिव. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ अबाउट व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज देयर मोड ऑफ एक्शन, mechanism kind of things. You will study about all this, the pharmacological activities and all this phenomena in chapter of pharmacology. Important thing which most commonly asked in the examination is directly the example of that particular things. ओके तो ये आपको ये सात जो मैंने लिखा है, ये सातों में से कोई भी लिखा होगा, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विच वन इज एंटासिड्स, कौन सा एजेंट है जो एंटासिड की तरह यूज होता है, या इनमें से ऐसा कौन सा जो एंटासिड की तरह यूज नहीं होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द कॉमन इनऑर्गेनिक एजेंट विच आर यूज एज एंटासिड. अगर उनमें से कोई दूसरा ऑप्शन दे रहा तो वो यूज इसकी तरह नहीं होगा. ओके ऐसे ही हम प्रोटेक्टिव की बात कर लेते हैं. तो प्रोटेक्टिव में जनरली केवलिन, दैट इज लाइट केवलिन एंड हैवी केवलिन. ये जो है, इस हैवी केवलिन को हम चाइना क्ले भी बोलते हैं. तो याद रखना इसका कॉमन नेम जो है, कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें से चाइना क्ले जो है वो किसको कहा जाता है. तो दैट हैवी केवलिन इज अ चाइना क्ले. ओके तो प्रोटेक्टिव्स के एग्जांपल भी याद रखना है. तो मोस्ट कॉमनली प्रोटेक्टिव इज केवलिन. कैथार्टिक्स की बात कर लेते हैं. कैथार्टिक इज नथिंग बट अ सिंपल काइंड ऑफ एजेंट विच हेल्प इन प्रमोट डिफिकेशन. स्टूल को सॉफ्ट करने के काम में आता है. ठीक है, मोशन को इजी कर रहा है, दैट इज कैथार्टिक. ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर जो हम कैथार्टिक्स की जब बात कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पर जो चीजें यूज होती हैं उसकी बात कर लेते हैं हम कैथार्टिक्स में. तो जनरली यहाँ पर जो हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ इमोलिएंट. अभी हम इसके एग्जांपल की भी बात कर लेंगे कि बेसिकली कौन कौन से कैथार्टिक्स हैं. इमोलिएंट्स, डिटर्जेंट्स, और क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, वी आर ऑल्सो यूजिंग सम सलाइन, और यू कैन से ऑस्मोटिक लग्जेटिव, जो स्टूल को स्मूथ करेगा और बॉडी से बड़े आसानी से बाहर निकालेगा. तो कॉमन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि इसमें आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज एजेंट इज यूज एज अ कैथार्टिक. ठीक है, जैसे सबसे पहले अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें, दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इज मैग्नीशियम सल्फेट. तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये कैथार्टिक की तरह यूज होता है, और इसका कॉमन नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज इप्सम सॉल्ट. इप्सम सॉल्ट ये पूछ लेते हैं, इप्सम सॉल्ट. ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट कैथार्टिक्स की तरह यूज होता है, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इप्सम सॉल्ट. ऐसे ही हम सेकंड कैथार्टिक की बात कर लें, दैट इज सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो है इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज ग्लोबर सॉल्ट. इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा. सोडियम सल्फेट दैट इज ग्लोबर सॉल्ट. नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज नोन एज रोचे सॉल्ट. इसका एक और कॉमन नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं, दैट इज सिंगेट सॉल्ट. सिग्नेट सॉल्ट. तो कॉमन नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू मस्ट नो ऑल दिस कॉमन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंट्स.
तो एग्जाम में जो आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं, तो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, तो जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कुछ एजेंट यूज किए जाते हैं, तो यू हैव टू नो अबाउट दिस एग्जांपल। अब यहाँ पर कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं जिसमें आपको याद रखना है। जहां कहीं पर भी कॉमन नेम है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मोस्ट कॉमनली वहां से क्वेश्चन हर बार ड्राइव होकर के आता है, जैसे मेगाल्ट्रेट दैट इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट। ऐसे what is epsom salt? Epsom is that is magnesium sulfate. What is Glober salt? That is sodium sulfate. What is Rochelle salt? That is sodium potassium tartrate. What is China clay? That is heavy clay. ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिलेटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट याद रखना है। ओके ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं और नेक्स्ट डिस्कशन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम काइंड्स ऑफ दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये अलग अलग थेरेपी में यूज होते हैं और हमको इन पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किस थेरेपी में यूज होता है, जहां से क्वेश्चन आपके लिए ड्राइव होकर के आएंगे। तो उसी कंसर्न में समझ लेते हैं हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस एज वेल एज रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज इन विच काइंड ऑफ थेरेपी। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, और ताकि हम इनको आसानी से समझ सकें, एग्जाम्पल्स को समझ सकें कि ये कहाँ पर यूज हो रहे हैं दीज इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो वी आर मूव विद दिस पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसा कि अभी अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमको बेसिकली जो डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलाइट के पोर्शन में, वो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें देखनी है in this portion of electrolyte. Just make it little bit correction is there. Okay, and also make them erect. Okay, so we will move with this electrolytes. So electrolytes में first of all we are discuss with a replacement therapy. Okay, so first thing which we will discussing here, that is replacement therapy. Second, we are discussing about combination therapy. तो सेकंड हमको देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कॉम्बिनेशन थेरेपी में मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहे हैं, एंड नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट विच आर यूज्ड इन दैट इज एसिड बेस्ड थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एसिड बेस्ड थेरेपी में क्या क्या यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा जो यूज हो रहा है। ओके, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट आपको 3 थेरेपी में देखने के लिए मिलेंगे। रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, एंड एसिड बेस्ड थेरेपी में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। ओके, so first of all we are discussing about the name of the electrolyte which are used in the replacement therapy. ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूं कि in with respect to the competitive examination you must know what are the example of that particular electrolyte which are used in different therapy. ठीक है ना, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और चीजों को समझने के लिए आप इन डेप्थ बुक से इनकी स्टडी करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन जो ड्राइव होता है और जो आपको याद ही रखना है वो डायरेक्टली इन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल याद रखना है। सपोज इफ यू टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज होते हैं दैट इज सोडियम आयन एज इलेक्ट्रोलाइट, and potassium ion and calcium 2+ ion.
ओके, तो दे आर cations. So these electrolytes which are most commonly used in replacement therapy. Okay, direct points है जो आपको याद रखना है. Next we are moved towards the combination therapy. तो in combination therapy we are using two kinds of solutions. Important है, यहाँ पर हम दो टाइप के solution use करते हैं. ठीक है, फर्स्ट जब मैं बात करता हूं इन कॉम्बिनेशन थेरेपी वी आर यूजिंग रिंगर सॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट है, क्या यूज करते हैं हम? रिंगर सॉल्यूशन. ओके, तो जो रिंगर सॉल्यूशन है दैट इज कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन. तो याद रखना है आपको, ये रिंगर सॉल्यूशन इज कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन. ठीक है, दिस इज रिंगर सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन जो है. सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे याद रखना सेकेंड इज रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, है ना. ये कॉमन नेम जो भी बता रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. दैट इज रिंगर लैक्टेट, या इसी को हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहा जाता है. तो ये कॉमन नेम है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉमन नेम ऑफ दिस काइंड्स ऑफ रिएजेंट्स, सॉरी एजेंट्स. दिस इज नोन एज हार्टमैन्स सॉल्यूशन. ओके, हार्टमैन सॉल्यूशन. तो these आर द सॉल्यूशंस जो कॉम्बिनेशन थेरेपी में दिए जाते हैं. नेम ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, अब अगर हम इसकी बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका नाम भी हम देख लेते हैं. दिस इज कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन. ओके, तो ये लैक्टेट वर्ड से आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड तो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो जाएगा दैट इज सोडियम लैक्टेट. तो यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशंस है जो कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज हो रहे हैं. फर्स्ट वन इज रिंगर एंड सेकंड इज रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन एसिड बेस. तो देख लेते हैं यहाँ पर एसिड बेस, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं. तो यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूं मैं जो आपको पता होना चाहिए. दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इज पोटेशियम एसीटेट. एक्चुअली दे आर बेसिकली नेचर वाइज जो है ये बफरिंग एजेंट की तरह भी यूज होते हैं, इसीलिए एसिड बेस्ड थेरेपी में यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, दैट इज पोटेशियम सिट्रेट. अभी मेरा ज्यादातर कंसर्न जो है वो कि यू हैव टू लर्न दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ताकि आप एग्जाम में जो क्वेश्चंस यहाँ से ड्राइव हो रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाओ. तो जो एसिड बेस्ड थेरेपी में बेसिकली आप क्या क्या है, आपके पास पोटेशियम एसीटेट है, पोटेशियम सिट्रेट है, एंड इट इज सोडियम एसीटेट. नेक्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, sodium citrate used as acid base therapy, sodium phosphate, and ammonium chloride. Okay, so these are some agents, inorganic agent, which are most commonly used in different kinds of therapy, and they all are electrolyte in nature. तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमको याद रखना है. इनके जो कॉमन नेम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और रिप्लेसमेंट थेरेपी में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं वो पॉइंट्स हमको याद रखना है.
कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉमनली हमको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है, जैसे H plus ion concentration in extracellular fluid, hydrogen ion concentration in extracellular fluid। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पर हम कवर कर ले रहे हैं कि इसका कंसेंट्रेशन जो है वो कितना होता है। तो दैट इज, आपको इसलिए ऐसे याद रखना, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू द पावर -8 इक्विवेलेंट पर लीटर। सो ये जो है ये पावर में है, तो आई विल मेक इन ब्रैकेट, you will understand that कि it will, that -8 is in actually I'm unable to make it in subscription, so you will understand that कि it will 10 raised to the power -8 and the unit is equivalent per liter। Okay, so this is another important point you have to know about that। Okay, so first one we are discussing about gastrointestinal agent, second we are discussing about some kind of electrolytes। Next, we are moved toward the some important topical agents। Next is some important topical agents। Okay, इन टॉपिकल एजेंट्स तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिकल एजेंट्स हैं। ओके, तो टॉपिकल एजेंट में सबसे पहली कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम, दैट इज प्रोटेक्टिव, जिसको आप एड्सॉर्बेंट भी बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट्स। ओके, तो यहां पर जो हमको एग्जांपल है इसका, दैट इज टार्क, जो आपको याद रखना है। टॉल्क में जनरली जो कंपोजिशन होता है वो भी याद रखेंगे हम यहाँ पर, कि हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, दैट इज मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सिलिकेट। मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। सेकंड, कुछ टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल। देखो एंटी माइक्रोबियल बहुत सारे हो सकते हैं, वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट टॉपिकल्स, टॉपिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक इन नेचर। एंटी माइक्रोबियल, तो एंटी माइक्रोबियल इनऑर्गेनिक एजेंट में जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, तुम लोगों ने भी सुना होगा पहले, तो इसमें जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं दैट इज कैलामाइन। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, दिस इज कैलामाइन, और इसका भी केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर हम देख लेते हैं, दैट इज जिंक प्लस फेरिक ऑक्साइड, which are commonly used as antimicrobial। और टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में जितने भी आप देखोगे तो कैलामाइन लोशंस वगैरह मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं और प्रिस्क्राइब भी बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रिंजेंट की बात कर लेते हैं हम। एक्सट्रिंजेंट मींस जो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट करता है और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है एक टाइप से, ताकि कहीं से भी अगर कोई माइनर इंजुरी है या कट है तो उससे जो है वो ब्लड लॉस ना हो सके। वी आर यूजिंग एज एस्ट्रिंजेंट्स, तुम देखते हो जनरली सेविंग के बाद एलम वगैरह लगाया जाता है बिकॉज इट इज एक्सट्रिंजेंट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो यहाँ पे यूज किया जाता है दैट इज एलम। इसके अंदर क्या है,
chemically it is potassium aluminium sulfate, and along with this zinc chloride and some other sulfates, ठीक है, which are used as a astringent. तो astringent की तरह क्या क्या यूज होते हैं ये हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट कुछ अदर टॉपिकल्स भी हैं जो यूज होते हैं, तो उनको हम मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं. जैसे यहाँ पे सल्फर यूज होता है, दैट इज सबलाइम सल्फर. तो कॉमनली इसको हम कहते हैं फ्लावर ऑफ सल्फर. तो ये पता होना चाहिए कि जो फ्लावर ऑफ सल्फर है दैट इज यूज एज अ टॉपिकल एजेंट. ओके, तो टॉपिकल एजेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो हमको पता होना चाहिए. फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं, ये एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं ये अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं. तो कुछ कॉमन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं. यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन ड्राइव होकर आता है. ओके, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको यहाँ पे अपन डिस्कस कर ले रहे हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं. तो याद रखना ये ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के थ्रू भी एंटी माइक्रोबियल जो है वो वर्क करते हैं. एग्जाम्पल है इसका, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है. सेकंड बात कर लेते हैं हम हेलोजन मैकेनिज्म के थ्रू जो काम कर रहे हैं, जिसमें हम हेलोजनेटिंग एजेंट एज अ एंटी माइक्रोबियल यूज कर रहे हैं, दैट इज क्लोरिनेटेड लाइम. तो ये भी एग्जांपल है, लेकिन हम एक दूसरी कैटेगरी बना के इसको यहाँ पे याद कर रहे हैं. थर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट iodine and some kind of iodine preparation. Iodine and iodine preparation. तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यहां पर हम लुगोल सॉल्यूशन यूज करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. Lugol solution. What is this Lugol solution? This Lugol solution is aqueous iodine solution. Aqueous iodine solution. Lugol solution. नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो आप देखते हो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, दैट इज पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन. मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है. नेक्स्ट इज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन पे एक्सटेंजेंट जो काम करते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स भी काम करते हैं. प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म.
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस पे जो काम करते हैं दैट इज बोरिक एसिड, बोरेक्स एंड सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन पे हमारे पास बोरिक एसिड है, बोरेक्स है एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो इट इज ओके। ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ एक्सटिंगेंट के कॉमन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर हमने बात किया था एक्सटिंगेंट में, दिस एलम दैट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये मोस्ट कॉमनली एक्सटिंगेंट की तरह यूज होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास जिंक क्लोराइड और ये जो सल्फेट है, ये दिस इज ऑल्सो यूज एज अ इमेटिक्स। तो याद रखना ये इमेटिक्स में भी यूज होते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। याद रखना ऑल्सो यूज एज इमेटिक। ओके, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द टॉपिकल एजेंट। तो टॉपिकल एजेंट के लिए आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना था, जिसमें विद कंसर्न टू द मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है, हेलोजन मैकेनिज्म है, आयोडीन आयोडीन सॉल्यूशन मैकेनिज्म है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म, जो हमको यहाँ पे याद रखना था। ओके, और कुछ कॉमन नेम जो थे वो भी हमको यहाँ पे ध्यान रखने। तो प्रोटेक्टिव्स में याद रखना है रिलेटेड टू टॉल्क, एंटी माइक्रोबियल्स में कैलामाइन, एस्ट्रिंजेंट में एलम, ठीक है, और मिसलेनियस में फ्लावर ऑफ सल्फर का इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओके ओके, सो टॉपिकल एजेंट के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, और ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिलेटेड टू टॉपिकल एजेंट जो है ये मेमोराइज करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेंटल प्रोडक्ट्स। तो कई बार डेंटल प्रोडक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द डिस्कशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब डेंटल प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं हम। तो डेंटल प्रोडक्ट्स में वैसे ही जैसे अभी हम बाकियों को देख रहे थे, वैसे ही रीड कर लेते हैं इसको भी, कि डेंटल प्रोडक्ट्स में हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, तो डेंटल प्रोडक्ट्स में हम जनरली दो टाइप की डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें एक हमारे पास पॉलिशिंग एजेंट है और दूसरा जो है वो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट है। तो इसके दो पार्ट बना देते हैं हम डेंटल प्रोडक्ट के, जिसमें हम ओके, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिशिंग and second one is desensitizing agent. ओके, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, दिस इज पॉलिशिंग एजेंट, और सेकंड जो हम बात करेंगे दैट इज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। तो ये दो एजेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पॉलिशिंग एजेंट एंड डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। और हमको जो यहाँ पे याद रखना है इंपॉर्टेंटली, वो इनके सीधे डायरेक्टली एग्जांपल याद रखना है कि कौन कौन से हैं जो पॉलिशिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल पे आ जाता हूँ मैं। इसमें एग्जांपल है दैट इज सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सेकेंड इज स्टेनस फ्लोराइड। याद रखना फ्लोराइड के जनरली जितने भी आप देखोगे ये मोस्ट कॉमनली डेंटल प्रिपरेशंस में देखने के लिए मिलते हैं।
just a minute. Okay, next is, that is calcium carbonate, and next one is sodium metaphosphate. So you have to learn this example. Most commonly used as a polishing agent. Okay. Sorry. Calcium carbonate, something is missing. Okay, no problem. We again add this. Okay. Sodium metaphosphate. We regain this. Okay. Next, we will move towards desensitizing. Desensitizing agent. Desensitizing agent. ओके, तो यहां पर देख लेते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहे हैं. तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं दैट इज स्ट्रोंटियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड. ठीक है, आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो ये सब बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो. जिंक क्लोराइड, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होने वाले हैं, जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेंटल प्रोडक्ट जो आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंटली एग्जाम में कई बार पूछ लेता है. तो पॉलिशिंग एजेंट कौन कौन से हैं ये याद रखना: सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाफॉस्फेट. ऐसे ही डीसेंसिटाइजिंग एजेंट में आपको याद रखना है स्ट्रोंटियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम सिट्रेट. ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज सम इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टरेंट एंड इमेटिक्स. तो ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बताते जा रहा हूँ और यू मस्ट लर्न दिस एग्जांपल. ठीक है, लेटर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ एजेंट्स एंड हाउ आर देयर वर्क्स एंड मैकेनिज्म एंड ऑल फॉर आवर नॉलेज एंड अदर पर्सपेक्टिव्स. But in this concern, when you are preparing any kind of competitive exam, you must know these examples because the question will directly ask in such manner, है ना, कि in the given options, which one is a polishing agent used in dental product, which one is not a polishing agent used in dental product, है ना, which one is desensitizing agent used as a dental product. Okay, so these are the pattern of questions which are asking from that particular part. Okay, so next we will move towards some important agent which are used as a uh, expectorant animatics. Okay, so we are discussing about some agent which is used as a expectorant animatics. तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से एक्सपेक्टोरेंट और एमेटिक्स जो हैं बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं. ओके, so first of all we are discuss about some important expectorant. Important expectorants. ओके, तो यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिलते हैं दैट इज अमोनियम क्लोराइड, सेकंड वन इज अमोनियम एसिटेट, थर्ड इज अमोनियम कार्बोनेट, and one more is that is
potassium iodide, which are most commonly used as a expectorant. Second, we discuss about some emetics. The example of emetic is tartar emetics. Tartar emetics is, if we talk about tartar emetics, that is simply it is a antimony potassium tartrate. Antimony potassium tartrate. You must know this example. Antimony potassium tartrate. Another example is which are used as a emetic is a copper sulfate, zinc sulfate, already we are mentioning zinc sulfate is emetics in a previous slides. Okay, so you must know this example uh, which are used as a expectorant and which are used as a emetics. Okay, तो जो expectorant से कौन कौन से ये पता होना चाहिए हमें, और emetics जो हैं जो यूज होते हैं उनके बारे में पता. So these are the name of expectorants and these are emetics जो कॉमनली यूज हो रहे हैं. तो एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एक्सपेक्टोरेंट है. एमेटिक्स मतलब जो चीजों को इमेसिस कराएगा, वोमिट कराएगा, बाहर कराएगा. सपोज एक्सपेक्टोरेंट जो है वो कफ है, जो बलगम का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसको एक्सपेक्टोरेंट बाहर कराने के लिए तो हमने यूज किया एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स. तो वो इसको स्मूथ भी बना रहा है, डाइल्यूट भी कर रहा है, विस्कोसिटी को कम भी कर रहा है, और साथ साथ जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर भी निकाल रहा है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ वर्ड एक्सपेक्टोरेंट एंड इमेटिक्स जो हम यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं. इसके अलावा हमने बात की थी कि वी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट बफर. तो कौन कौन से बफर हैं जो हम यूज करते हैं टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस. तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बफर के बारे में भी बात कर लेते हैं हम. तो बफर्स, कौन कौन से बफर हैं जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं. तो एग्जांपल देख लेते हैं हम. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेंशनिंग HCl, जनरली ये जो है पीएच मेंटेन करता है 1.2 टू 2.2 pH. सेकेंड अगर हम बात करें दैट इज एसिड थैलेट. आपको पीएच यहाँ पे याद रखना है कि ये पर्टिकुलर किस पीएच के बफर होते हैं. 2.2 टू 4.0 pH. In order to maintain this pH, we are using this kind of buffer. Next is that is neutralizing phthalate. Neutralizing phthalate. If we talk about neutralizing phthalate, it will work in the range of pH is 5.8 to range of 8.0 pH. That is neutralizing phthalate. And next one is about one thing is acidic, second thing is neutralizing, and then third one is that is about alkaline borate. This buffer is used to make alkaline pH in the range of that is 8 to 10 pH. Okay, so these are the buffer which are inorganic agent and commonly used to maintaining the pH of the solution. तो किसी भी solution का एक particular pH यदि हमें चाहिए तो we are preparing a buffer. And
Also here we mention some important example of commonly used antioxidant, some inorganic agent which are used as a antioxidant. Okay, so you must know example is like sulfur dioxide. It is a antioxidant. And sodium bisulfate. जब आप पेरेंटल पढ़ोगे तो वहां पे भी दिस एंटीऑक्सीडेंट, मोस्ट कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट पेरेंटल प्रिपरेशन, वहां भी देखोगे तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल जो आपको पता होना चाहिए। एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, sodium thiosulfate, and hypophosphorus sodium. Sorry. We're missing this. Okay, we again. Okay, no problem. Again, mention this. Sulfur dioxide, and next one is sodium bisulfate, sodium bisulfate. This is sodium bisulfate. Next one we are discuss, that is sodium metabisulfate. Sodium metabisulfate, that is Te, that is sulfate. Sodium metabisulfate, and also discuss about sodium thiosulfate, and also most of the sodium salt like sodium nitrate is also used as a antioxidant. And one more example which I already told, that is hypophosphorus sodium. Sorry, hypophosphorus sodium. Hypophosphorus sodium. So these are the common inorganic reagent which are used as this inorganic agent used as a antioxidant. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, लाइक कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट यूज होते हैं, विच आर द एक्सपेक्टरेंट्स, सम आर द बफर as an inorganic agent, and some are the antioxidant. Okay, so these are the important points related with the pharmaceutical inorganic chemistry. So in concern to the inorganic chemistry, you must know all these important points which are discussing, है ना? These are the importance: gastrointestinal agent, electrolytes, topical agent, dental product, some expectorant emitting, antioxidant, and buffer. So these are the important point. You must know the example of these important points and what are the categories under which they are comes. Okay, so you must recall this all important point related to the gastrointestinal agent, related to the electrolytes, related with the some topical agents, related with the some of the dental product, expectorant emetics, buffer, and antioxidant. Okay, so these are the important points related to the pharmaceutical inorganic chemistry. So you must learn these important points which are most commonly the question will ask in the examinations. So first of all, you will learn these important points. Later we will meet with the new topics. So with this topic of pharmaceutical inorganic chemistry, I, Rahul Moore, again thank you very much to all, and wish you very all the best for your examinations.